प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं बता चुका हूं पोजीशन स्पेस, फेज स्पेस, मोमेंटम स्पेस, गामा स्पेस, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। मोलिकुलर स्पेस भी बता चुका हूं। ये सब मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। तो आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब वन डायमेंशन का मतलब तो जानते हो, वन का मतलब एक, डायमेंशन का मतलब विमा, जो एक विमा में हार्मोनिक, हार्मोनिक जो अपनी पोजीशन को रिपीट करे। ऑसिलेटर मतलब दोलित, जो दोलन करता हो। तो हम उसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक इजी है, लेकिन एमसीक्यू वालों यानी कि ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसता है। एक क्या है यहाँ, लेट अस कंसीडर वी हैव अ डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। मान लिया हमारे पास एक विमीय हार्मोनिक ऑसिलेटर है ऑफ मास m, जिसका द्रव्यमान m है और फ्रीक्वेंसी क्या है f। कुछ बुक में फ्रीक्वेंसी n मानी जाती है, कुछ में न्यू। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैंने फ्रीक्वेंसी f से स्टार्ट हो रही थी तो f ही मान लिया। आपको ही पता है फ्रीक्वेंसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवर्ती। आवर्ती n भी लिखा जाता है यूपी बोर्ड में, न्यू लिखा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, और f नॉर्मली कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने f मान लिया विदाउट एनी डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग जानते हो, यही तो है डैम्प। तो किसी डैम्पिंग फोर्स के बिना वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to E। हम 0 से E के बीच में रेंज में क्या निकालने वाले हैं, फेज सेल। ये फेज सेल क्या होती थी, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते थे, वही क्या होती थी, फेज सेल। और एक फेज सेल एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग मिलकर 3 फेज सेल हो जाती थी, जिसका वॉल्यूम क्या होता था, एक्स डी एक्स डी पी एक्स, डी वाई डी पी वाई, डी जेड डी पी जेड। एक फेज सेल यहाँ होगी स्मॉल, एक यहाँ होगी, ये एरिया हो गया फेज सेल का। ये टोटल क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल। अब एग्जामिनर में बुक देख रहा था, उसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन था कि वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल इज, ये ऑप्शन में नहीं था, वहां ऑप्शन एक अलग तरीके से पूछा हुआ था। तो आपको क्या कर देना है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, तो एच क्यूब ना हो गया। सर ये एच कहां से हो गया, आपने पढ़ा है ना हाइजेनबर्ग का अनिश्चित इंसान कि किसी की स्थिति में परिवर्तन तथा संवेग में परिवर्तन एक साथ नहीं बताया जा सकता। वो h/4π से ग्रेटर लेस होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ये याद है। अब ये बहुत छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो ये h के इक्वल ही लिया जाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो ये भी h, ये भी h, ये भी h, तो h क्यूब क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल। किसी भी फेज सेल का ये क्या हो गया, आयतन हो गया। अगर मैं कहूं मुझे फेज सेल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ फेज सेल, अरे एरिया में तो दो ही चीज ले लो, ये वाली यही है एरिया, यानी कि ये क्या है, एच। तो एरिया क्या हो गया फेज सेल का, एच हो गया। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रफ कर दूं, चलिए ये मैंने ये रफ कर दिया। अब यहाँ एक चीज समझिए बेसिक सी। अब मैं आपसे बताऊं द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर विल बी, कितनी एनर्जी होगी इसकी। अरे एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, अरे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, ये जो है ना, ये एम जी एच होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब बॉडी कोई दोलन करती है तो वहां पर एम जी एच ना लेके हाफ के एक्स स्क्वायर लेते हैं। याद आया कुछ, हाफ के एक्स स्क्वायर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर क्या है, के क्या है, याद है, नहीं याद। अरे आप पढ़ते थे रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये भी याद नहीं। अरे मेरे चांद सितारों, ये क्या है, कोई स्प्रिंग है, ये
स्प्रिंग में ये कोई मास बंधा हुआ है किसी फ्रिक्शनलेस टेबल पर, मैंने क्या किया, इसे इधर खींचा और छोड़ दिया, तो मान लो x डिस्टेंस खींचा मैंने इसे और छोड़ दिया, तो मैं जितनी डिस्टेंस खींचूंगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये जो F है ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, इसे हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा K, तो ये आ गया। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट किधर ले रहा हूं, इधर की साइड, और फोर्स किधर लग रहा है, उधर की साइड, तो डायरेक्शन चेंज तो माइनस आ जाता था। ये होता था रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे आप बोलते थे प्रत्यानयन बल, याद है कुछ। अब मैं क्या करूं, इसका F डॉट dx, मान लो मैंने छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करा तो ये वर्क हो गया। अब मैं फोर्स उधर लगा रहा हूं और बॉडी इधर आ रही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री, तो कितना F dx cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो -F dx आ गया। अब F की वैल्यू, छोटी सी डिस्टेंस थी तो छोटा सा वर्क, F की वैल्यू रखी -kx, तो -kx dx, माइनस से माइनस प्लस, एक माइनस तो ऑलरेडी था, एक माइनस ये आया प्लस, तो छोटा सा वर्क क्या हो गया, kx dx। अब टोटल वर्क डन इंटीग्रल करूंगा तो x²/2, अरे x की पावर 1 का इंटीग्रल n+1 अपॉन n+1, तो हाफ kx²। यही वर्क कैसे स्टोर हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी में। ये आपने 11th क्लास में डेरिवेशन पढ़ा होगा, मैंने मोटा मोटा रिकॉल दिला दिया, क्योंकि ये अब मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। अब पढ़ाने वाला क्या नहीं हूँ, पूरा बता तो दिया आपके सामने। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मैं यहाँ पे ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पाथ कैसा फॉलो कर रहा है वो निकालने की कोशिश करता हूं मैं। ये है मेरे पास हाफ mv²। अब हमने बताया जब कोई सेल होती है, फेज सेल कुछ भी, उसमें डिस्प्ले एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम होता है। बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझने की कोशिश करो साथ में। अरे यार, पोजीशन होता था और मोमेंटम स्पेस होता था, इन दोनों को मिला के तो फेज स्पेस बनता था। तो मेरे पास ये तो कांस्टेंट है, ये पोजीशन है, ये मास है, पार्टिकल है तो चलो मास भी होगा, लेकिन हम फेज स्पेस में वेलोसिटी तो लेके नहीं चलते, तो मुझे इस वेलोसिटी को खत्म करना होगा। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा कितनी, हाफ mv², और संवेग कितना होता है, mv। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, m², v², फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 तो यहाँ गया, तो p²/2, 2m में 1m यहाँ ले आया, तो क्या बचा, हाफ mv²। तो भैया ये कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है, p²/2m। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv² की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, p²/2m। तो इस हिस्से की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p²/2m प्लस हाफ kx²। बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। अब मैं इसका क्या पाथ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आया। अगर मैं इसे 1 बना लूं और यहाँ लिख लूं p²/2me = kx², नहीं, बीच में तो प्लस है 2e, मतलब अरे e को अपोन में ले गया, यहां से x² आ रहा है, तो मैं इलिप्स की इक्वेशन नहीं बना सकता। इलिप्स में ही तो होता है x² + y²/b²=1। तो भैया x² भी है। और देखो देखो देखो, हम बात करें किसकी, मोमेंटम इसकी, उसमें x एक्सिस की जगह x होता था और y की जगह पर p हुआ है, यही तो है। अरे कोऑर्डिनेट्स यही तो होते थे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो x की जगह x और y की जगह y, x²/p² आ तो रहा है, x²/a²। तो इसे a² बनाओ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x²/2e/k, 2e/k, क्या, अंडर रूट का स्क्वायर लो, x²/a² प्लस, इसे y की जगह तो p है, तो ये तो सही है, p²/2me का अंडर रूट, पहले अंडर रूट करता हूं और फिर इसका स्क्वायर करता हूं, = में क्या है, 1। तो ये इक्वेशन किसकी सिमिलर आ गई, इलिप्स की इक्वेशन के। दिस इक्वेशन
इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ, साइड में कट तो नहीं रहा, अभी तो बहुत स्पेस है, ऑफ इलिप्स। सो कंपेयर, COMPARE, कंपेयर इट फ्रॉम इलिप्स इक्वेशन। क्या है इलिप्स की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हियर ए की जगह क्या है बच्चा? ए की जगह है √2e अपॉन के, एंड बी की जगह क्या है? √2me। यही तो है। ये क्या है? मेजर एक्सिस, और ये क्या है? माइनर एक्सिस। ठीक, तो मान लूं अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो फिगर कैसे बनेगी इलिप्स की? ट्यूं, ऐसी तो होता था इलिप्स। अच्छे से बन जा, मुझे पता है, मेरी कला में कुछ ज्यादा ही महारत हासिल है मुझे, है ना। यही तो है इलिप्स। ये ए है कितना? √2e अपॉन के, ये बी है √2me। सर ये आपने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। यहां तो पूछ रहा है क्या? वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेस सेल्स, हमें फेस सेल का नंबर निकालना है, लेकिन आप पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हो। अभी तसल्ली रखो, निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले ये ए की और बी की वैल्यू निकाल लो, याद रख लो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वाले माइंड में रख लो। दूसरी चीज क्या, पेपर में एग्जाम में अभी 1-2 साल पहले यही एरिया ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा गया था। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, कर दो रफ। अब एरिया ऑफ इलिप्स निकालेंगे। एरिया ऑफ इलिप्स से आप भली भांति परिचित हो। एरिया ऑफ इलिप्स कैसे निकलेगा बताओगे? नहीं बता सकते। अरे सर्कल का एरिया कितना होता है नॉर्मली? πr² है, यही तो होता है एरिया ऑफ इलिप्स इज कितना होगा? अरे यार πr², यानी कि जो रेडियस होती थी उनकी मल्टीप्लाई। अरे ऐसे है सर्कल, ये रही, इस वाली आर की और इस वाली आर की मल्टीप्लाई। इसमें क्या हो जाएगा? पाई आर की जगह क्या है? ए, और इस वाले आर की जगह क्या है? ए बी, तो पाई ए बी हो गया। लो बताओ क्या था इसमें? अब ए की और बी की वैल्यू रख दो, कितनी? पाई √2e अपॉन के इंटू √2me। अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो पाई √2 4, ए का e² m अपॉन के। अब यहां पे देखो 2 4, 4 तो √2 से बाहर, 2 आ गया, e² भी √2 से बाहर, तो e आ जाएगा। तो इसे सिस्टम में ऐसे लिखूंगा 2πe √m अपॉन के। ये टोटल एरिया आ गया। क्या आ गया? टोटल एरिया ही तो आया ये। ठीक, अब मुझे पता है इस एरिया में छोटी छोटी फेस सेल्स थी। नाउ द एरिया ऑफ ए फेस सेल, एरिया ऑफ अ फेस सेल। फेस सेल का एरिया मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, आज की क्लास में ही, आज की क्लास में शुरुआत में यही बताया था, h। अब ऐसे समझो, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, ये कोई दीवार बनी हुई है। दीवार तो आप जानते हो मुन्ना, ठीक। ये कैसे बना दी मैंने? चलो, ये दीवार में क्या लगी हुई है? ईंटा है, ईंट लगी हुई है दीवार बनाने में। ठीक, इक्वल साइज की ईंट है, क्योंकि फेस सेल इक्वल होती है, तो ये इक्वल साइज की ईंट है सारी। मैंने कहा टोटल दीवार का एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, एरिया टोटल, और एक ईंट का
5 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल ईंट कितनी लगी हुई है, तो टोटल एरिया को इससे डिवाइड कर दो। सर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मान लिया एन ईंट लगी हुई है, एन ईंट, तो एक ईंट का एरिया ये है, तो 2 ईंट का कितना होगा 2 इंटू 5, 3 का कितना होगा 3 इंटू 5, एन ईंट लगी हुई है, एन का कितना होगा एन इंटू 5, तो एन ई टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया कितना है 50, तो नंबर कितना आ गया 50/5। तो टोटल एरिया को 1 से भाग कर दो तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी नंबर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा चीजें जड़ समझने की कोशिश करो, अगर चीजों की जड़ समझ में आ गई तो आप सारी चीजें इजीली कर दोगे। हैंस नंबर ऑफ फेज सेल विल बी, कितना होगा, इसे फेज सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, आपकी बुक में साइज है, ई एनर्जी रेंज में कितना, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि कोई किसी से कटेगा नहीं, तो 2πe/√m/k, यहां पर ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई नंबर ऑफ फेज सेल। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे मुझे एक छोटी, अभी तो स्पेस है, एक छोटी सी नन्ही सी चीज और आपको समझानी है। फ्रीक्वेंसी टी कितना होता है, आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है, बताओगे? T = 2π√L/G, एक तो ये होता था। लेकिन अगर बात करूं मैं m/k की टर्म में, m/k की टर्म में, एक ये भी तो होता था T = 2π√m/k, याद है कुछ 11th क्लास में पढ़े थे। तो 2π√m/k की जगह मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं, चलो जो भी टोटल टाइम पीरियड है, तो साई ए कितना आ गया 2πm/k की जगह मैं t लिख सकता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा E/h बचेगा, E/h इंटू टाइम पीरियड, वेयर t बी द, नहीं अभी तो t बी द टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन, एक ओसिलेशन में जो समय लगा, एंड t किसके बराबर है 2π√m/k के, t इसके बराबर है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनर्जी निकलवा रहा हूं ओसिलेटर की, तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच गई, ये आप ना भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने बताया नंबर ऑफ फेज सेल है, एनर्जी रेंज ई में, आप मत भी लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो कितना आ गया बताओ, साई h/t = E। तो यहां से मेरे पास E की वैल्यू कितनी आ गई, साई HF है। अरे आवर्ती क्या होती है, आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल नहीं होती। अरे इंग्लिश की बात करूं अंग्रेजों, फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड। तो यहां से f किसके बराबर 1/t के, तो 1/t की जगह f रख दिया, लो ये आ गई एनर्जी। यहां पर हमारा फॉर्मूला खत्म। आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, E = h/न्यू पढ़ा है, तो h क्या था प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या था आवर्ती तो था। अब अगर n पार्टिकल के लिए होता था तो ऐसे लिखते थे, यहाँ पे n क्या होता था नंबर 0 1 2 3, ऐसे यहाँ पे फाई क्या है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है E = फाई, E फाई नहीं साई, साई भी तो क्या है नंबर ही तो है, ये नंबर होता था इंटीग्रल मल्टीपल, वैसे 1 2 3 ये है क्या नंबर ऑफ फेज सेल। बुक में एक लाइन लिखी हुई है, देयरफॉर एनर्जी ऑफ लिनियर कैन अकर इन डिस्क्रीट एंड वैल्यू आर व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ हियर साई E = 0 1 2 ... n नंबर तक। लो जी, हमने एनर्जी भी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी भी लिख दी,
फ्रीक्वेंसी लिखना चाहो E/psi h आ जाएगी। यहाँ पर हमारा क्या टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।